ओके बेटा, ध्यान दो इधर सब लोग। भाई मसला ये था कि इससे पहले जब हम लोग ने लिक्विड का इस्तेमाल करके जब हमने थर्मामीटर बनाया था, उसके साथ मसला ये था कि हर लिक्विड अलग अलग तरह से बिहेव करता है। हर लिक्विड अलग अलग तरह से बिहेव करता है। एक्सपांशन प्रॉपर्टी हर लिक्विड की अलग अलग होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, ये थर्मामीटर बनाया और मैंने इसमें इमेजिन कर लो मैंने मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस पे भाई यहाँ पर बर्फ़ पिघल रहा है। मैं देखा जल्दी से टेम्परेचर कितना है, तो बोले अरे हाँ यार टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है ना। अच्छा ठीक है चलो मान लो। फिर आप चले गए अलास्का, है ना, या फिर आप ऐसी जगह चले गए जहाँ पर पानी की मर्क्यूरी मिलना ही नहीं है आपको। आप एकदम बीहड़ इलाके में चले गए जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अब तुम्हारे हाथ से गलती से गिर गया नीचे, थर्मामीटर टूट गया। अरे ले आफत, अब क्या यार, दूसरा थर्मामीटर बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भाई मैं साइंटिफिक स्टडी के लिए आया हूँ यहाँ पे। ऐसे इमेजिन कर लो, तुम नहीं कर रहे मगर इमेजिन कर लो कि भाई मैं साइंटिफिक स्टडी के लिए आया हूँ, मुझे दूसरा थर्मामीटर बनाना है। बोले अब क्या करूँ, आजू बाजू क्या अवेलेबल है ना। अरे यार यहाँ पानी बहुत अवेलेबल है ना, अब पानी का इस्तेमाल करेंगे, है ना, या फिर कोई और पकड़ लो, जैसे मान लो अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ठीक है, बोले अल्कोहल है आसपास बहुत ज़्यादा, बेवड़े लोग हैं, तो अब बोले अब अल्कोहल का यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करे, ठीक है नया कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ अल्कोहल डाले, यूँ सब ठीक है, बनने को तैयार हो, अब मेरे पास थर्मामीटर तैयार। मगर पिछली बार क्या था इसमें, मर्क्यूरी, क्या था मर्क्यूरी। अब इसके अंदर क्या है, अल्कोहल। अब मैं बोलूँगा ये बर्फ़ पिघल रहा, जल्दी जाके चेक करो टेम्परेचर कितना आ रहा है ना, ये कुछ अलग ही वैल्यू बता देगा। ये बोलेगा -36 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ बता देगा। बे ये -36, बर्फ़ तो 0 पे पिघलता है, ये -36 पे बोल रहा। तो बोले भैया तुम अंदर मटेरियल बदल गया ना तुम्हारा, पहले क्या था मर्क्यूरी था ना, अब क्या डाल दिया तुमने अंदर, अल्कोहल, तो उसका बिहेवियर अलग है ना, है ना, वो जल्दी से फैलता ना उसके मुकाबले, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा। अरे यार ये तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मतलब मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब अपने मर्क्यूरी इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए। फिर बोले अब कैसा करना, तो फिर भाई ऐसा है, जब ये प्रॉब्लम लोग साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस किए कि लिक्विड थर्मामीटर के साथ ऐसा है प्रॉब्लम कि अगर आप लिक्विड को आधार बनाओगे, बेस बनाओगे, हर लिक्विड अलग अलग तरह से बिहेव करता है, हर लिक्विड अलग अलग तरह से बिहेव करता है, तो ये एकदम सही नहीं है। मगर बाद में एक साइंटिस्ट आए, लॉर्ड केल्विन, है ना, उन्होंने बोला कि भाई तुम सबसे पहले तो गलत चीज को बेस बना रहे हो, गलत चीज को बेस बना रहे हो। तुम लिक्विड को बेस क्यों बना रहे हो, सारे लिक्विड अलग अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं ना भैया, तो तुम एक बेस बनाओ गैस को, हैं, हाँ तुम बनाओ बेस गैस को। गैस को अगर तुम लो प्रेशर पे रखते हो, किस पे बेटा, लो प्रेशर पे, तो सभी गैस आइडेंटिकल तरीके से बिहेव करेंगे। मतलब यह है, मान लो तुमने एक डब्बे में, है ना, लो प्रेशर पे कुछ एक वॉल्यूम ऑफ गैस रखा है आपने, कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस रखा है। ये गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। और मैंने दूसरे डब्बे में जितना गैस उस पे था ऑक्सीजन का, उतना ही गैस यहां पर मैंने हाइड्रोजन का डाला। क्या का डाला, हाइड्रोजन का डाला। यहां डब्बे में कौन सा, ऑक्सीजन, ये डब्बे में कौन सा, हाइड्रोजन। वॉल्यूम दोनों का सेम, बस क्या अलग अलग, गैस अलग अलग। बात समझ रही बेटा आपको। अब टेम्परेचर एक साथ बढ़ा रहा हूं मैं दोनों का, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये फैलेंगी, गैस करेगी फैलेंगी, है ना, गर्मी के मौसम में टायर फटते, तो भैया अब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस फैलेगी, तो ये गैस फैलती है। और मान लो उस डब्बे में पिस्टन लगा हुआ था, पिस्टन जो आगे मूव हो सकता है, दरवाजा जो आगे पीछे मूव हो सकता, तो टेम्परेचर बढ़ाया, गैस फैल रही है, पिस्टन आगे की तरफ मूव हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम। मैं चेक करूंगा, वो ऑक्सीजन डब्बे तेरा वॉल्यूम कितने से बढ़ा, उसने बोला x मीटर क्यूब। हाइड्रोजन का डब्बा तेरा वॉल्यूम कितने से बढ़ा, x मीटर क्यूब। क्या नजर आया, सेम, यहां कोई भेदभाव नहीं हो रहा। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का वॉल्यूम कैसा बढ़ रहा, सेम, एक जैसा बढ़ रहा। ये मामला लिक्विड में नहीं था।
लिक्विड में दोनों अलग अलग किस्म का लिक्विड का एक्सपांशन अलग अलग लेवल पे होता है ना। इसीलिए कोई एक लिक्विड की जगह तुम दूसरा लिक्विड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर गैस के साथ ऐसा नहीं है। बात समझ रहे ना, गैस के साथ ऐसा नहीं है। गैस के लिए ऐसा सिचुएशन है कि आप एक गैस की जगह कोई दूसरी गैस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास हाइड्रोजन खत्म हो गई, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन ले लो भर भर के अपने पास, है ना। अरे सर ये भी खत्म होगा, कोई बात नहीं, नाइट्रोजन ले लो, उसके आजू बाजू बहुत है नाइट्रोजन अपने। आप कोई भी गैस का इस्तेमाल करके आप एक टेम्परेचर थर्मामीटर बना सकते हो, वो आपको सेम बिहेवियर देगा। बात समझ में आई आपको? वो आपको क्या देगा बेटा? सेम बिहेवियर देगा। समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा जो कहा जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं कि भैया ये हमारा बेस बनता है आपका गैस थर्मामीटर का। अब यहाँ एक आइडियल गैस इक्वेशन की बात की गई है। हम जब भी किसी गैस के बारे में स्टडी करते हैं, गैस के बारे में स्टडी करते हैं, तो गैस की प्रॉपर्टीज या उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम बनाते हैं तीन चीजों को बेस बनाते हैं। एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम और एक है टेम्परेचर। जब भी किसी गैस के बारे में स्टडी करना, ये गैस कैसे बिहेव कर रही है, ये गैस कैसे बिहेव करी, इसका क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ने के साथ, अगर ये चीजों को हमको जज करना है, चेक करना है, तो हम तीन बातों पे फोकस करते हैं। जैसे कि ये बंदा नीट में कितना स्कोर किया, उसके लिए क्या करना पड़ता है? तीन बातों पे फोकस करना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। मैथ्स में क्या उजाला डाला, उससे कुछ लेना देना नहीं है, तीन बातों पे फोकस है। तो वैसे ही आपको गैस की स्टडी करना है, गैस के बिहेवियर को स्टडी करना है, तो तीन बातों पे डिपेंड करना है। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आई बात? अब ऐसा है कि उस दौरान कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक कंटेनर के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को क्या रखा? कांस्टेंट रखा, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखा। उन्होंने देखा कि प्रेशर, भाई इधर बंद कर दो, तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। मतलब एक डब्बा है ना, एक डब्बा है जिसके अंदर गैस दबा के भरी हुई है, गच करके एकदम से भर दिया हमने दबा के, और हमने कहा कि भाई ठीक है, प्रेशर कितना है? तो आपने बोला 100 पास्कल्स प्रेशर है। 100 पास्कल्स क्या है? प्रेशर। टेम्परेचर को मैं बदलूंगा नहीं, ये बात शर्त है कि टेम्परेचर को तुम बदलोगे नहीं। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर वॉल्यूम को डबल कर दिया। मैंने एक और डब्बा उसके ऊपर रखा और बीच का चैम्बर हटा दिया मैंने, दीवार, और ये पूरी गैस इसमें फैल गई। अब देख, पुराना वॉल्यूम अगर V था, तो जो नया वाला वॉल्यूम है वो कितना हो गया? डबल हो गया। पुराना वाला प्रेशर अगर 100 पास्कल था, और अब मैं देखता हूं नया वाला पास्कल नहीं, मतलब नया वाला प्रेशर कितना हो रहा? 50 पास्कल। प्रेशर क्या हो गया? आधा हो गया, है कि नहीं? तो साइंटिस्टों ने ये देखा कि भाई, हमने देखा कि भैया तुम वॉल्यूम डबल करते हो तो प्रेशर आधा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, जिसकी वजह से मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन वॉल्यूम। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आया समझ? तो भैया इस पर्टिकुलर लॉ को कहा गया बॉयल्स लॉ। क्या कहा गया बेटा? बॉयल्स लॉ। इस पर्टिकुलर लॉ को क्या कहा गया? बॉयल्स लॉ। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, चलो भाई, माना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने नाम दिया एज बॉयल्स लॉ। इसी तरह एक और बिहेवियर स्टडी किया गया वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। बोले कैसा? ये डब्बा है, हाँ जी है, इसके पर ये पिस्टन है। पिस्टन बोले तो मालूम है ना, तुमने वो देखे क्या, पंप रहता हवा मारने का, साइकिलों में हवा मारने का पंप रहता, उसमें ऊपर नीचे जो जाता पार्ट सिलेंडर के अंदर, उसको बोलेंगे पिस्टन। एक ये अंदर गैस भरी हुई है, एकदम हल्का पिस्टन है, और यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट रखने वाले पर, प्रेशर को क्या रखने वाले? कांस्टेंट। तो मैं देखूंगा ठीक है, इसको गर्म करता हूँ मैं। जब मैं हीट करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि गैस फैलती है, गैस फैल रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे गैस फैल रही है, और फैलने की वजह से अब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा? बढ़ गया। अब ये पिस्टन ऊपर सरक जाता है,
है ना। तो गैस फैलने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर सरक गया। तो अब इसमें ये देखा गया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो V अपॉन T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V अपॉन T इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। बात समझ में आया क्या? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसा वैसा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, यानी V अपॉन T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, तो देखिए PV भी कॉन्स्टेंट है, V बाई T इज इक्वल भी कॉन्स्टेंट है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मिला के लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, PV अपॉन T ये कॉन्स्टेंट है। देखो ना, इसमें PV भी आ गया, V बाई T भी आ गया, है कि नहीं। तो आप इन दोनों इक्वेशन को, अरे हाँ इसका लॉ का तो नाम ही नहीं बताया मैंने, इस लॉ को कहा जाता है चार्ल्स लॉ, है ना, बॉयल्स लॉ। हाँ बोलो। हाँ तो V बाई T तो है ना, PV, V बाई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अपन, रिलेट कर रहे। ये दोनों आते ना, अगर मैं T को छुपा दूं, देख PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P को छुपा दूं, V है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अपन, रिलेट कर रहे। तो भाई आप बोलेंगे हाँ ये दोनों को आप ये पूरा मिला के एक साथ ऐसे लिख सकते, इसमें ये दोनों प्रॉपर्टी आ गई। बाद में पता चला सर, कब बाद में पता चला, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पता चला कि ये कांस्टेंट की वैल्यू म्यू आर है। ये क्या है, म्यू आर है। म्यू बोले तो क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अरे सर हम तो उसको n बोलते हैं, अरे चलता तो n बोल दे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स को n लिखते हैं ना तुम लोग अक्सर। r क्या है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलो भाई, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसका वैल्यू होता है। इसको हम लोग अक्सर कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट में 25/3 लिखते हैं, है ना, शॉर्टकट में 25/3 लिखते हैं इसको कैलकुलेशन के लिए, है ना। तो अब ये जाके ये इक्वेशन ऐसी बन गई, PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। ये इक्वेशन बन के तैयार, और इस इक्वेशन को नाम दिया गया आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, इसको नाम दिया गया आइडियल गैस इक्वेशन। और फिर लॉर्ड कैल्विन ने कहा, अबे नालायकों नज़र डालो इस पे, प्रेशर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो रहा, टेम्परेचर को। यानी अगर मैं किसी कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स रखता हूँ, मैं किसी कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ने नहीं दूंगा, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो उसका क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो क्यों ना इसी को बेस माना जाए टेम्परेचर नापने का, इसी को बेस माना जाए टेम्परेचर नापने का। फिर उन्होंने एक स्केल डिजाइन किया। उन्होंने क्या किया, यहां पर y एक्सिस पे प्रेशर और x एक्सिस पे टेम्परेचर, और उन्होंने देखा कि ये गैस का जो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है कुछ ऐसा बन रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, मान लो टेम्परेचर तुम्हारा थोड़ी देर के लिए डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कम कर रहे हो, तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर कम कर रहे हो, प्रेशर कम हो रहा है, तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए, तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए, मगर तुम्हारा प्रेशर 0 हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर ठीक है, और पीछे जाओ, और तुमने देखा -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर क्या हो गया है, 0 हो चुका है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और फिर कहा गया अच्छा, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं अपनी केल्विन स्केल की शुरुआत यहां से करूंगा, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को उन्होंने नाम दिया 0 केल्विन। क्या नाम दिया उन्होंने, 0 केल्विन। मतलब 0 केल्विन पे क्या होता है, गैस का प्रेशर 0 हो जाता है।
समझ रहे हैं आप? गैस का प्रेशर क्या होता है? 0 हो जाता है। और इस टेम्परेचर को एक खास नाम दिया गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना? इसको क्या नाम दिया गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई बात समझ में आपको, है ना? तो एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर सॉरी एट 0 केल्विन आपको ये कितना बता रहा है? -273.15। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? +273.15। मतलब अगर सिंपल सी बात है, किसी टेम्परेचर जो कि वैल्यू सेल्सियस स्केल में है, किसी टेम्परेचर की वैल्यू अगर सेल्सियस स्केल में है, मुझे उसे कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, तो उसको मेरे को सिंपली क्या करना पड़ता है? 273.15 से ऐड कर देना पड़ता है। तो अब वो वैल्यू आपको कौन सी स्केल में मिल जाएगी? केल्विन स्केल में मिल जाएगी। बात समझ रहे? बेसिक सी चीज़ है। अगर कोई टेम्परेचर आपको सेल्सियस स्केल में या सेंटीग्रेड स्केल में दिया हुआ है, उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? 273.15 से ऐड करना पड़ेगा। बात खत्म। आई बात समझ में? तो इस तरह से जैसे मैं बोलूँगा 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना केल्विन, आप 0 डाल दो वैल्यू यहाँ पर, 0 + 273.15। अरे सिंपल है ना, ये -273.15 है, इसमें +273.15 जोड़ोगे तो यहाँ पहुँचोगे। अरे इधर गए तो कितना हुआ? -273.5, उसमें जोड़ दो वापस, तो इधर आ जाएंगे ना वापस 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो वही ना, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब केल्विन स्केल को कैपिटल T से बताते हैं टेम्परेचर को, तो वो हो जाएगा 2। सिंपल ये याद रखो, वैल्यू सेल्सियस स्केल में दी गई है, वैल्यू सेल्सियस स्केल में दी गई, काय में? सेल्सियस स्केल। काय में कन्वर्ट करना है? केल्विन स्केल में। काय में कन्वर्ट करना है? केल्विन स्केल में। क्या करेंगे? 273.15। हाँ, अगर किसी ने पूछ लिया सर अब अगर मान लो मुझे सेल्सियस को केल्विन में नहीं, केल्विन टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, केल्विन टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर, अब कैसा? अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन वापस से वो बनाएंगे। कैसा? वो 3 स्केल्स बनाए थे ना अपन ने, है ना? मान लो ये सेल्सियस स्केल, मान लो ये फ़ारेनहाइट स्केल और ये केल्विन स्केल। ये सबका क्या आएगा? लोअर फिक्स पॉइंट। ये सबका क्या रहेगा? अपर फिक्स पॉइंट, है ना? मैं बोलूँगा अच्छा बताओ, लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस स्केल में क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस। और ये कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कितना था? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना था? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस कितने? 273.15 केल्विन। यहाँ कितना है? 373.15 केल्विन, है ना? ये इस तरह से आपका है। अब ऐसा है कि आपको पता चल गया कि केल्विन स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 273.15 केल्विन। लोअर फिक्स पॉइंट किसे माना गया? जब बर्फ़ पिघलती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पिघलती है, उस वक्त केल्विन स्केल की वैल्यू क्या होती है? 273.15। तो 273.15 केल्विन, मेरे भाई बोल कितना? 273.15 केल्विन। अरे कितना? 273.15 केल्विन। इस पे बर्फ पिघलती है। और 373.15 कितना? 373.15 इस पे पानी इवेपोरेट होता है, इट स्टार्ट्स टू बॉयल, है ना? बात समझ में आपको? अगेन इसके भी 100 डिविजन्स आएंगे, है ना? अब माइनस करके देखो 100 डिविजन्स आते कि नहीं, है ना? 100 डिविजन्स आएंगे इसके भी। तो आप ये स्केल बना लिए। इन केस अब आपसे किसी ने कहा कि सर मुझे वैल्यू दी गई है केल्विन स्केल में, मुझे वैल्यू पता लगाना है फ़ारेनहाइट स्केल में, अब मैं क्या करूंगा? अरे कुछ मत कर बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। टेम्परेचर इन एनी स्केल, मान ले तेरे को केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल में दी गई है वैल्यू, माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट कर 32, अपर फिक्स पॉइंट कितना है अपना? 212 माइनस 32, ये बराबर इक्वेट कर दे किसके साथ? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। उसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? 273.15। अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 373.15 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 273.15, है ना? अब तेरे को केल्विन स्केल में अगर कोई वैल्यू दी गई है तो वैल्यू वहां पर डाल, उसे सॉल्व कर और तेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना? देखो फ़ारेनहाइट स्केल में मिल जाएगी, ठीक है? तो ये एक गैस के लिए बताया मैंने। ऐसी अगर मान लो मैं दूसरी गैसेस का भी अगर देखता हूँ, सर ये आपने तो एक ही गैस, हमको कैसे मालूम दूसरी गैस का क्या बिहेवियर रहेगा?
अगर मान लो डेंसिटी ऑफ गैस इज लो, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर गैस की क्या लो है, डेंसिटी, बोलो गैस की क्या लो है, अरे बोलो गैस की क्या लो है, डेंसिटी। तो मैंने देखा अगर सभी गैसेस की डेंसिटी लो है, ज्यादा डेंसिटी नहीं है, तो मैं देखता हूं सबका ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब ऑलमोस्ट वो सभी ग्राफ की लाइनिंग कैसी आ रही, सेम आ रही, बिहेवियर कैसा आ रहा, सेम आ रहा। थोड़ा एक मामूली फर्क है प्रेशर की वैल्यूज में, है ना, ये बहुत मामूली फर्क रहता है, माइन्यूटली देख रहे अपन, तो बहुत मामूली फर्क है यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता कि एट लो डेंसिटी सभी गैसेस का बिहेवियर कैसा होता है, सेम होता है। इसीलिए भाई इसको बेस बनाया गया। हाँ भाई, अब से हम क्या करेंगे, केल्विन स्केल के लिए, या सॉरी हम लोग टेम्परेचर नापने के लिए केल्विन स्केल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो बेस किसको बनाता है, अपना गैस को, और वो गैस को अपना बेस बना के टेम्परेचर को मेजर करता है। और गैस की खासियत रहती है कि हर टाइप की गैस का बिहेवियर टेम्परेचर के राइज होने के साथ कैसा होता है, सेम होता है। आई बात समझ में आपको ये, ठीक है। तो ये था हमारा खास बात। अब ऐसा है कि आखिरी में फिर मैं एक पॉइंट यहाँ लिखूंगा, अगर मुझे तीनों इक्वेशंस को या तीनों स्केल्स को अगर रिलेट करना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल -32/180, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल -0/100, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल -273.15/100। ये तीनों भी इक्वेशंस को आप ऐसा इक्वेट करके लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला अप्लाई करो, अगर सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये वाला। वैसे सेल्सियस टू केल्विन तो बहुत आसान है अपने लिए, यानी इतना ताम झाम थोड़ी करेंगे हम लोग। फ़ारेनहाइट टू केल्विन अगर करना है तो आप ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब मैं आपको ओरली बताता हूँ कि इसको लिखना कैसे है।